जय भीम साथियों, आपका स्वागत है। आज हम जो सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के हाई कोर्ट और जो जियो था गवर्नमेंट ऑर्डर, उसके खिलाफ जो हिजाब का केस चल रहा है, उस जिस बेंच के सामने चल रहा है, उस जज हेमंत गुप्ता जी की बात करेंगे। सम्माननीय हेमंत गुप्ता जी के जो पिताश्री थे, उनका नाम था जस्टिस जितेंद्र वीर गुप्ता। वो पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के करीब 10 वर्षों तक जज रहे, और इतना ही नहीं, वो जज रहते हुए उत्तर भारत के आरएसएस प्रमुख रहे हैं, आरएसएस प्रचारक रहे हैं। ये आप देख लीजिए, इसमें ये हेडलाइन किया हुआ है, मार्क किया हुआ है। और वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इन हेमंत गुप्ता जी को जज बनाया गया था। इनका ज्ञान सुनिए, ये क्या कहते हैं। हिजाब केस की ही 3 बातें हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ 4% लोग इनकम टैक्स भरते हैं, उससे देश चलता है। इन जज साहब को अब मैं क्या कहूँ। एक तरफ जज मनुस्मृति की बात कहते हैं कि उन्होंने अधिकार दिया, एक महिला जज कहती है। दूसरी तरफ ये जज कहते हैं कि केवल 4% लोगों के टैक्स से देश चलता है। महोदय, 4% लोगों के टैक्स से देश नहीं चलता है। जो एक 2 रुपये की माचिस की डिब्बी भी लेता है ना, वो भी 36 पैसे टैक्स देता है। जो 10 रुपये का एक पार्ले जी बिस्किट भी लेता है, वो 18%, मतलब 1 रुपये 80 पैसे हर गरीब टैक्स देता है। आपको ये समझना होगा कि टैक्स केवल 4% लोग नहीं, हर भारतीय जो बच्चा पैदा होने से लेके तो उसकी मृत्यु तक जो सामान लगता है, मोदी जी ने हर चीज़ पे, बच्चे के दूध से लेके मृत्यु में लगने वाले सामान तक टैक्स लगा दिया। आप महामहिम होते हुए, जज होते हुए, सुप्रीम कोर्ट के सम्माननीय जज होते हुए, व्हाट्सएप या ज्ञान इस तरह आपको नहीं देना चाहिए। प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी बात उन्होंने कहा है इसी केस में कि बॉन्डेड लेबर आर नॉट बॉन्डेड, मतलब जो बंधुआ मजदूर होते हैं वो बंधुआ नहीं होते हैं, वो एक मनी मेकिंग रैकेट में होते हैं। ये इन जज साहब का कहना है कि वो एक मनी मेकिंग रैकेट में होते हैं। ये गरीबों का मजाक उड़ाना है। जानते हैं आप बॉन्डेड लेबर में कहाँ के लोग होते हैं? झारखंड के होते हैं, आदिवासी इलाकों के, उड़ीसा के होते हैं, बिहार के कुछ कस्बों के होते हैं, बड़े शहरों के नहीं होते हैं। ये गरीब लोग होते हैं जो जिनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसे लोग अपने बच्चों को काम पर भेजते हैं, तो उन्हें आप मनी मेकिंग रैकेट प्लीज़ मत कहिए। तीसरा उनका जो बयान था कि अगर राइट टू ड्रेस है तो राइट टू अनड्रेस क्यों नहीं होना चाहिए। महोदय, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मैं कुछ कहूँ इतनी मेरी हैसियत नहीं, पर मैं इतना आपको बता दूं, राइट टू ड्रेस एक सांस्कृतिक है कि हम अपने शरीर को ढकते हैं, हम जिसे शर्मगाह कहते हैं और जिसे हम अपने प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं, उसे ढकते हैं। राइट टू अनड्रेस कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इससे महिलाओं का अपमान है। और वो पुरुष भी अगर जो अनड्रेस होता है, उससे समाज में लोगों को शर्मित होना पड़ता है, लोगों को लज्जित होना पड़ता है। तो राइट टू अनड्रेस हो नहीं सकता है। ये जानते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी एक उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल चलाता है, और ये जानकारी ना लेते हुए उस व्हाट्सएप ग्रुप की आई हुई जानकारी को ही सत्य मान लेते हैं। ऐसे व्हाट्सएप या ज्ञान से हम बहुजनों को बचना चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर, ये वीडियो चला रहा हूँ, ये वीडियो है कर्नाटका का। कर्नाटका का जानते हैं आप, बेंगलुरु में सदी की सबसे बड़ी बाढ़ आई है, शहरों में तक पानी घुस गया है, झुग्गी बस्तियों में पानी घुस गया है। तो वहाँ के बीजेपी एमएलए है अरविंद लिम्बावली, उनसे एक महिला उनकी बस्ती में जो पानी घुस गया था और जो नुकसान हुआ था उसकी शिकायत लेकर आई। तो उन्होंने उस महिला को डराया, धमकाया, इतना ही नहीं, झटका, गालियां तक दी। उस गालियों को यहाँ पे म्यूट किया गया है। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि
11 तारीख को, मतलब कल 11 अगस्त को, जो भारत के सबसे सच्चे पत्रकार है रवीश कुमार के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। वो डॉक्यूमेंट्री टोरंटो में दिखाई जाएंगी, ठीक है। वो फ्रांस के एक अखबार ने ये लिखा है, फ्रांस 24, उसकी क्लिपें मैं लगा देता हूँ। उसने ये लिखा है कि भारत का ज़्यादातर मीडिया जो है वो गोदी मीडिया हो गया है, मतलब गोद में बैठ गया है। और उसमें अर्नब गोस्वामी के बारे में ये लिखा है कि ये खुद को एक बड़े स्क्रीन पे रखता है और छोटे छोटे ब्लॉक्स में 6 अलग अलग गेस्ट को बुला लेता है और ये खुद चिल्ला के तय करता है और लोगों को ये कहता है कि मैं तुमको ये शो ख़त्म होने के पहले एंटी नेशनल साबित कर दूंगा। ये भारतीय मीडिया के लिए शर्म की बात है। ये अर्नब गोस्वामी के लिए उन्होंने ये कहा है। और रवीश कुमार की जीवनी के बारे में बताते हुए बताया है, जिसके ऊपर आगे आप देखिए ज़रूर बवाल होने वाला है कि उनकी बच्ची जो है उसका प्यार से उन लोग टीपू बुलाते हैं। वो बच्ची रवीश कुमार का फ़ोन मांगती है, फ़ोन छीनने की कोशिश करती है कि पापा मुझे एक वीडियो देखना है, फ़ोन दो। रवीश कुमार मना करते हैं, पर दोनों की खींचातानी में बच्ची टीपू की जीत हो जाती है और वो उनसे फ़ोन ले लेती है और अपने पसंद का वीडियो लगाती है। तभी एक कॉल आता है, रवीश कुमार उसको डिक्लाइन कर देते हैं, मतलब रिजेक्ट कर देते हैं। फिर कॉल आता है, फिर डिक्लाइन कर देते हैं और ये कंटिन्यूस चलते रहता है। ये कॉल किसके हैं जानते हैं? ये कॉल उन्हीं झंड भक्तों के हैं जो रवीश कुमार को सरकार से सवाल पूछने के लिए धमकाते हैं, जो रवीश कुमार को सच्ची पत्रकारिता करने के लिए धमकाते हैं। क्योंकि आज देश में केवल एकलौता रवीश कुमार है जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, जो सरकार को उनके पुराने किए हुए वादों की वीडियो क्लिप दिखाकर उनसे याद दिलाता है कि आपने ये वादा किया था और ये पूरा नहीं हुआ था। बाकी सारा मीडिया गोदी में बैठ चुका है, गोदी मीडिया हो चुका है, या आप कहिए दलाल मीडिया हो चुका है, भड़वा मीडिया हो चुका है। तो रवीश कुमार की ये जो लिंक है जो फ्रांस 24 अखबार में आई है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। कृपया आप उसको पढ़िए, इंग्लिश में है, कोशिश कीजिए समझने की। नहीं समझता है तो किसी समझने वाले से पूछिए। उसमें गोदी मीडिया की पोल खोली गई है और ये डॉक्यूमेंट्री 54 मिनट की है, जो सोशल मीडिया पे भी 11 तारीख के बाद आई जाएंगी। आप उसे देखिए, क्योंकि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ा हथियार मीडिया होता है, किसी भी देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। लेकिन भारत के जो लोकतंत्र को बचाने के लिए मीडिया भाजपा द्वारा खरीद लिया गया है। मीडिया के ऊपर अंबानी अदानी ने कब्जा कर लिया है और अंबानी अदानी जो कहते हैं वो मोदी जी करते हैं। तो हमें मीडिया की, हम बहुजनों को मीडिया की आवाज़ बनकर, अपनी बहुजनों की आवाज़ बनकर, SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज़ बनकर लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा, आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारी खबरों को शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि क्या पता हमारी किस खबर से कौन SC ST OBC माइनॉरिटी जागृत हो जाए और वो इस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हमारे साथ कूद पड़े। जय भीम, जय संविधान।